मेरे खेत के इनार के बाग में घास दौर करने के लिए एक नौजवान औरत काम पर आती थी। वो बीवा थी, मगर देखने में बहुत खूबसूरत थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, लंबे काले बाल और चेहरे पर बेगुनाह मुस्कुराहट मुझे नादानस्ता उसकी तरफ खींचती थी। उस दिन में और वो दोनों खेत में थे, क्योंकि मेरी माँ बीमार होने की वजह से आ नहीं सकी थी। मैं अभी शादीशुदा नहीं था, उसलिए मेरा दिल ज्यादा से ज्यादा उसकी तरफ खिंचता जा रहा था। दोपहर को हम दोनों एक दरख्त के नीचे बैठकर आराम कर रहे थे। उसकी खूबसूरती देखकर मेरा दिल बेकाबू होने लगा। मेरा नाम अरुण है। मैं एक किसान हूँ और मेरे पास 3 एकड़ जमीन है। मेरी उम्र 36, शादीशुदा नहीं हूँ और मैंने अपनी जमीन पर अनार का बाग लगाया था। मैंने अपनी जमीन पर अनार का बाग लगाया था। इस बाग में बहुत जिसे साफ करने के लिए मुझे एक औरत मजदूर की जरूरत थी, मगर गांव में मजदूर मिलना मुश्किल हो गया था। तब मेरी माँ ने सोचा कि वो गांव में पूछगछ करेंगी और देखेंगी कि कोई औरत काम के लिए तैयार है या नहीं। सारे गांव में पूछने के बाद माँ को मालूम हुआ कि गांव की एक नौजवान बेवा औरत मनीषा काम करने को तैयार है। दूसरे दिन सुबह जब मैं खेत पहुंचा तो माँ के साथ मनीषा भी आ रही थी। वो देखने में बहुत खूबसूरत थी। उसकी बड़ी आंखें, लंबे काले बाल और जिस्म पर बांधी हुई सरख साड़ी उस पर बहुत शोभा रही थी। मैं, माँ और मनीषा तीनों मिलकर खेत की घास साफ करने लगे। काम करते हुए मैं बार बार मनीषा की तरफ देखता रहता। वो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसके चेहरे पर गहरे दुख की छाया वाज़ेह नजर आती थी। माँ ने 2-3 बार पूछा कि मनीषा, तुम मेरे साथ बात क्यों नहीं करती? किसी से नाराजगी है या दिल में कोई दुख है? मगर मनीषा कुछ ना बोली, बस चुपचाप अपना काम करती रही। आहिस्ता आहिस्ता दोपहर हो गई। सूरज सर पर चढ़ाया और 1 बज गया। मैंने कहा, चलो अब खाने का वक्त हो गया है। हम तीनों खेत के किनारे एक बड़े अमली के दरख्त के नीचे बैठ गए। धूप तेज थी और जिस्म जल रहा था, मगर दरख्त के नीचे ठंडी हवा की राहत मिली। मनीषा पूरा दिन धूप में काम करते करते पसीने से लथपथ हो गई थी। उसका चेहरा थका हुआ लग रहा था। दरख्त के नीचे बैठने के बाद उसके चेहरे पर कुछ सुकून छाने लगा। सबको प्यास लगी थी। हमारे खेत में एक कनवा था, इसलिए माँ ने कहा, अरुण, घड़े का पानी खत्म हो गया है, जरा कुनवे से पानी ले आओ। मैं फौरन वहां गया, एक घड़ा ठंडा पानी भरा और वापस आया। सबसे पहले एक लोटा पानी माँ को दिया और दूसरा लोटा भरकर मनीषा को दिया। मैं उसकी तरफ देखता रहा जब वो पानी पी रही थी। इसके गले से नीचे उतरता हुआ पानी मुझे साफ दिखाई दे रहा था। वो इतनी गोरी और खूबसूरत के कुछ लम्हों के लिए मेरा पूरा ध्यान इसी पर टिक गया। फिर हम सबने अपने अपने डब्बे खोले। हर एक ने अपनी सब्जी और रोटी एक दूसरे के साथ बांटी। मनीषा ने अपना डब्बा खोला तो उसमें सिर्फ 2 रोटियां और थोड़ी सी चटनी थी। ये देखकर माँ की आंखों में आंसू आ गए। माँ ने कहा, अरे मनीषा, तुम सब्जी क्यों नहीं लाई? रोज सिर्फ चटनी सब्जी को नहीं नहीं आई। रोज सिर्फ चटनी से पेट कैसे भरता है? ये सुनकर मनीषा की आंखों में भी आंसू आ गए। वो कुछ बोले बगैर खामोशी से खाने लगी। माँ ने फिर पूछा, क्या हुआ रे तुझे? पति की याद आती है या दिल की कोई बात है? तो हमें बता। तब मनीषा ने आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू किया। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने कहा, पति के जाने का दुख तो है कि, मगर उससे भी बड़ा दुख ये है, मरने से पहले उन्होंने कारोबार शुरू करने के लिए साहूकार से 40,000 रुपए का कर्ज लिया था, मगर कारोबार डूब गया। साहूकार ने सौद पर सौद चढ़ाया और अब लगभग 1 लाख रुपए का कर्ज बाकी है। मैं दूसरों के खेतों में मजदूरी करके सिर्फ सौद ही अदा करती रहती हूँ, मगर अब वो भी मुमकिन नहीं रहा। दिन बदन कर्ज बढ़ता जा रहा है। मेरा घर मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुका है। पति चले गए और जिंदगी वैरान हो गई। इतना कहते ही इसकी आंखों से
आंसुओं की धार बहने लगी और वो रो पड़ी। इसे देखकर मेरे दिल में भी दुख की एक लहर उठ आई। इसके चेहरे पर इसके दुख का पूरा बोझ साफ झलक रहा था। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि इस खूबसूरत चेहरे के पीछे कितना गहरा दुख छपा हो सकता है। माँ ने प्यार से मनीषा के सर पर हाथ फेरा। मनीषा की आंखों से आंसू बहते रहे। माँ ने उसे दिलासा सा दिया। इसके डब्बे में माँ ने अपनी तरफ से सब्जी और रोटी डाल दी। फिर हम तीनों ने मिलकर खाना पूरा किया। धूप बहुत तेज थी, इसलिए हम तकरीबन 1 घंटा दरख्त के नीचे आराम करते रहे। फिर 2:30 बजे दोबारा काम शुरू किया। मगर मेरे दिल से मनीषा की बातें और इसका कर्ज किसी तरह निकल नहीं रहा था। इसका टूटा हुआ जेना, साहूकार के कर्ज में फंसी एक बेआसरा बेवा, ये सब ख्यालात ने मेरे दिल को भारी कर दिया था। आहिस्ता आहिस्ता शाम के 5 बजे हो गए। मैंने कहा, माँ 5 बजे हो गए हैं, अब चलो घर चले। हमने काम बंद किया और घर की तरफ निकल पड़े। हमारा खेत गांव से लगभग 1 किलोमीटर दूर था। हम तीनों साथ चल रहे थे। मैं बार बार मनीषा की तरफ देखता रहता। उसका चलना, जिस्म पर लहराती साड़ी और उसकी पतली कमर का हलना चल, सब कुछ इतना खूबसूरत और दिलकश लगता था कि मेरी नजर बार बार उसकी तरफ खंंचती रहती थी। उसने अपना दिल हल्का कर लिया था, उसलिए शायद उसके चेहरे पर अब कुछ राहत सी आ गई थी। थोड़ी देर में हम गांव पहुंच गए। मेरे घर से लगभग 1 किलोमीटर दूर इसका घर था। हमारी पहचान अभी नहीं थी, मगर उसकी आंखों में झलकता दुख हमारे दरमियान एक अजीब सी कुर्बत ले आया था। मनीषा के ससुर नहीं थे, मनीषा के सास ससुर नहीं थी, और ये बात मेरे दिल को बहुत छोती थी। दूसरे दिन सुबह मेरी माँ को थोड़ा सा बुखार आ गया। फिर भी वो खेत जाने पर जोर दे रही थी। मैंने उन्हें रोका और कहा, माँ तुम आराम करो, दुआ लो और सो जाओ। अगर अब खेत गईं तो तबीयत और खराब हो जाएगी। काम की फिक्र न करो, मैं हूं ना। फिर मैं मेडिकल स्टोर से दुआ ले आया। माँ ने दवा ली और आराम करने लगे। सुबह 10 बजे में खेत पहुंचा और काम शुरू किया। खेत के बंद पर खड़े होकर मैं देख रहा था कि दौर से मनीषा आ रही थी। इसके हाथ में एक छोटी सी पोटली थी, जिसमें शायद इसका टफन और घास काटने के औजार होंगे। मैं उसे दौर से देखता रहा। सुबह की तेज धूप में वो जैसे चमक रही थी। इसके चेहरे पर एक अलग सी आबोताब थी। थोड़ी देर बाद वो मेरे पास आई और बोली, माँ नहीं आई। मैंने जवाब दिया, नहीं, उन्हें बुखार है, इसलिए घर में आराम कर रही हैं। ये सुनकर मनीषा के चेहरे पर फिक्र की लकीरें पड़ गईं। उसने कहा, क्या हुआ, तबीयत ज्यादा खराब है? मैंने कहा, सुबह खाना बनाते वक्त उन्हें बुखार आ गया। मैं उनके लिए दवा ले आया हूँ, वो दवा लेकर आराम कर रही हैं, तुम फिक्र ना करो। ये सुनकर मनीषा मुतमईन हुई और काम पर लग गई। हम दोनों बैठकर घास काटने लगे। मैं बार बार छपकर उसकी तरफ देखता रहता। उसका साथ मुझे एक अजीब सा सुकून दे रहा था। उसकी बातों में मिठास थी, आवाज में नरमी थी, और उसकी मौजूदगी से खेत में काम करते हुए दिल को एक अनोखी सुकून मिल रहा था। बातें करते करते दोपहर हो गई, हमें पता ही ना चला। दोपहर को हम दोनों ने साथ खाना खाया, फिर करीब के दरख्त के नीचे जाकर थोड़ी देर आराम करने लगे। मैं इसकी तरफ देखता रहा, मगर उसकी आंखों में फिर वही अदासी वापस आ गई थी। इसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। इसे इस तरह देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने आहिस्ता कहा, मनीषा, तुम इतनी फिक्र क्यों करती हो? आज फिर क्या हुआ? तब उसने आंसू पोंछते हुए कहा, आज सुबह साहूकार घर आया था, वो पैसे मांग रहा था। मैंने कहा कि मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं, मगर वो कुछ सुनने को तैयार ना था। उल्टा उसने मुझ पर हाथ डालने की कोशिश की। मैंने जोर से चलाया और उसे घर से बाहर निकाल दिया। मगर जाते जाते उसने धमकी दी कि अगर 1 हफ्ते में पैसे ना चुकाने तो मेरा घर भी वो कब्जा कर लेगा। ये सुनकर मैं सहम गया।
मेरी आंखों के सामने एक बेवा औरत की जदोजहद जिंदगी घूमने लगी। पैसे की लालच में साहूकार कितना गर गया था और अकेली मनीषा इस राक्षस जैसे आदमी के सामने बेबसी से लड़ रही थी। इस ख्याल ने मेरे दिल में गुस्सा और रहम दोनों भर दिए। मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि अब मनीषा मुझे आहिस्ता आहिस्ता पसंद आने लगी थी और उसका ये दुख मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मेरे पास कुछ पैसे जमा थे और उसका कर्ज लगभग 1 लाख रुपए का था। हम मेहनत करके घर में लगभग 1.5 लाख रुपए बचा चुके थे, मगर माँ इजाजत देंगी या नहीं इस ख्याल ने मुझे अलजहन में डाल दिया था। मैंने दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि मैं उसकी मदद करूंगा। मैंने उससे आहिस्ता कहा, मुनीशा फिक्र ना करो, किसी ना किसी रास्ते निकल ही जाएगा। फिर मैंने कहा कि मैं घर जाकर माँ की तबीयत देख आता हूँ और वहां से निकल पड़ा। घर पहुंचा तो देखा कि माँ का बुखार बढ़ गया था। मैंने उन्हें फौरन करीबी अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, कुछ दवाएं लिख दी और आराम करने को कहा। माँ को घर रखकर मैंने अलमारी खोली और डरते डरते 1 लाख रुपए निकाल लिए। दिल में थोड़ा सा जुर्म का एहसास था, मगर साथ ये भी लगा कि अगर झूठ बोलना किसी की सच्ची मदद के लिए हो तो शायद वो झूठ नहीं। वो पैसे लेकर मैं फौरन खेत की तरफ निकल पड़ा। पूरा दिन काम करने के बाद शाम 5 बजे मैंने मनीषा को आवाज दी, मनीषा अब काम बंद करो। उसने रुककर जितनी घास काटी थी उसे बांधकर एक तरफ रख दिया। मैं उसके सामने गया, जेब में हाथ डाला और 1 लाख रुपए का बंडल बाहर निकाला। मनीषा के चेहरे पर हैरत छा गई। मैंने वो पैसे उसके हाथ में रख दिए। उसने मेरी तरफ गहरी नजर से देखा और हैरत और डर की मिला जला कैफियत के साथ पूछा, ये किया है? मैंने सुकून से कहा, ये पैसे लेकर इस साहूकार के मुंह पर मारकर फेंक दे और जब तक वो फिर ना आए तब तक उन्हें अपने पास रख। इसने फौरन वो बंडल मेरे हाथ में वापस रख दिया और बोली, हमारी पहचान को अभी सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं और तुम इतनी बड़ी रकम मेरी मदद के लिए दे रहे हो, मुझे ये समझ नहीं आता। इसके चेहरे पर डर भी था और इज्जत भी। इसे शायद यकीन नहीं हो रहा था कि कोई ऐसे ही इसकी मदद कर सकता है। मैंने कहा, सुनो, अगर तुम ये पैसे ना लोगी तो वो तुम्हारा घर कब्जा कर लेगा और तुम्हारी इज्जत भी खतरे में पड़ जाएगी। मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा दुख मुझसे देखा नहीं जाता। वो कुछ लम्हे चुप रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे पास आई और मुझे गले लगा लिया। वो गले मिलना मोहब्बत का नहीं बल्कि शुक्रगुजारी का था, एक बेवा औरत की सच्ची एहसानमंदी। कुछ लम्हों बाद वो पीछे हटी और बोली, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हारे बारे में गलत सोचा था। फिर उसने माफी मांगी और कहा, मैं आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगी। क्या तुमने ये बात माँ से कही है? मैंने घबराते हुए कहा, नहीं, अभी कुछ नहीं कहा, तुम फिक्र न करो। इस दिन हम दोनों के दिल हल्के हो गए। इसने अपनी जिंदगी में उम्मीद की एक किरण देखी और मुझे इसका दुख कम करने का सुकून मिल गया। फिर हमने फैसला किया कि हम दोनों साहूकार के पास जाएंगे। दिल में पख्ता इरादा था कि अब डरना नहीं। हम साहूकार के घर गए, इसके अखते में लिखे हुए सब सूद के हिसाब दिखाए और समझाने की कोशिश की कि वो जो ज्यादा सूद हमसे वसूल कर रहे हैं वो इंसानियत के खिलाफ है। इस वक्त मेरे दिल में एक अजीब सी अलझन थी। एक तरफ सुकून था कि मैं किसी के काम आया और दूसरी तरफ डर था कि माँ को पता चल गया तो क्या होगा। फिर भी हमारे दिल में यही जज्बा था कि मनीषा की इज्जत और उसका अजड़ा हुआ घर-बार मेरे लिए सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। कल कर्ज 1 लाख रुपए का था और आखिरकार मनीषा ने वो पैसे साहूकार को दे दिए। उसने हर नोट गन कर देखा। उसके चेहरे पर इत्मीनान था, मगर आंखों में अब भी एक नीची चमक थी। उसने मनीषा की तरफ घूर कर कहा, तेरे पास तो एक टोटी कोड़ी भी नहीं थी।
तो ये इतने पैसे कहाँ से लाई? उसके लहजे में शक था और नजर में तहकीर। मैंने उसकी तरफ देखा, मगर मनीषा बिल्कुल ना डरी। उसकी आंखों में हिम्मत और खुद एतमादी चमक रही थी। उसने पुख्ता आवाज में कहा, मैंने तेरे पैसे बराबरी से वापस कर दिए हैं। अब बाकी बातों में पड़ने की जरूरत नहीं आगे। कुछ न पूछ। इतना कहकर मनीषा ने उसकी तरफ से मुंह फेर लिया और वहां से चलने लगी। मैं भी चपचाप उसके पीछे चलने लगा। उसके कदमों में पुख्तगी थी, मगर उसके दिल में दुख की गहराई था, जो मैं महसूस कर सकता था। रास्ते में चलते चलते उसने आहिस्ता से कहा, मुझे तुम्हारी माँ से मिलना है। उनकी तबीयत कैसी है ये देखना है। मैंने कहा, मैं कल उन्हें डॉक्टर के पास ले गया था। दवाएं ले आया हूँ, चलो चलो साथ चलें। मनीषा मेरे साथ मेरे घर आई। हमारा घर बहुत छोटा था, 2 कमरों का। मनीषा पहली बार मेरे घर आई था। मैंने उसे एक लोटा पानी दिया। वो अंदर आई और माँ के पास बैठ गई। माँ खट पर लेटी हुई थी। मनीषा ने प्यार से उनके सर पर हाथ फेरा तो माँ ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोल कर कहा, कौन है? मनीषा हंस कर बोली, मैं मनीषा हूँ, आपकी तबीयत देखने आई हूँ। माँ के जिस्म में अभी थोड़ा बुखार था, कुछ कम हो गया था, मगर उन्हें अभी आराम की जरूरत थी। ये देखकर मनीषा के चेहरे पर फिक्र अभर आई। उसने कहा, आज मैं आपके लिए खाना बनाऊंगी, आप बिल्कुल फिक्र न करें। मैंने इनकार किया, उसकी जरूरत नहीं, मगर उसने इसरार किया। उसकी आवाज में जो घर वाला पिन था वो सुनकर मेरा दिल भीग गया। आखिरकार वो बावर्ची खाने में गई और बहुत सादगी मगर बेपनाह प्यार से खाना बनाया। सब्जियों की खुशबू और रोटी की महक पूरे घर में फैल गई। माँ ने थोड़ा खाया और कहा, आज तो तुम हमारे घर खाना खा लो। अपने घर माहौल बदल गया। हम तीनों ने साथ बैठकर खाना खाया। मनीषा जब खा रही थी तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी, जो देखकर मुझे अंदर से एक अनोखा सुकून मिला। हम्म, खाना खाने के बाद मैं उसे बाहर छोड़ने गया। जाते वक्त उसने मेरी तरफ देखा और एक प्यारी सी मुस्कुराहट दी। उसकी आंखों में जो खुशी की जगमगाहट थी, वो देखकर मेरे दिल में एक अजीब सी गर्मी भर गई। मैं घर वापस आया और माँ के पास बैठ गया। माँ ने मेरी तरफ देखा और कहा, मनीषा मनीषा कितनी नेक दिल औरत है। अगर तेरा रिश्ता ऐसी किसी के साथ हो जाए तो मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी हो जाए। माँ के ये अल्फाज सुनकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। थोड़ी देर में मैं चुप रहा, फिर आहिस्ता से कहा, माँ माँ मैंने तुझसे एक बात छपाई है। घर में जो कुछ पैसे थे वो मैंने मनीषा के साहूकार को दे दिए। वो इस पर जुल्म करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मैंने मदद की। माँ पहले थोड़ी देर चुप रहीं। शायद उन्हें झटका लगा, मगर फिर उनके चेहरे पर इत्मीनान की जगमगाहट आई। उन्होंने कहा, अरे बेटा, पैसे आज नहीं तो कल फिर आ जाएंगे, मगर तुमने एक अच्छी औरत की इज्जत बचा ली, ये सबसे बड़ा पुनिया है। मनीषा बहुत अच्छी है, मुझे पूरा भरोसा है कि वो एक दिन तुम्हारे पैसे वापस कर देगी। माँ के इन अल्फाज से मेरी आंखें भर आईं। इस रात में बहुत सुकून से सो गया। दूसरे दिन सुबह जब मैं उठा तो दिल में एक ही ख्वाहिश थी, मनीषा से मिलने की। माँ की तबीयत अब कुछ बेहतर थी, मगर उनके घुटनों में अभी दर्द था। मैंने कहा, माँ तुम अब खेत ना जाओ, चंद दिन आराम करो। मैं और मनीषा मिलकर सब काम कर लेंगे। सुबह 10 बजे मनीषा हमेशा की तरह आई, मगर आज वो 2 डुबे लेकर आई थी, एक माँ के लिए और एक हम दोनों के लिए। ये देखकर मैं हैरान रह गया। उनके दिल में माँ और हमारे लिए इतना प्यार देखकर मेरे दिल में बेहद खुशी अभरी। हम दोनों खेत की तरफ निकल पड़े। रास्ते में वो हंसते हंसते बातें कर रही थी। इसकी मुस्कुराहट में एक बेतकल्फी थी, मगर आंखों में अभी कहीं गहरे छपा हुआ दुख था। इसका यूं हंसना, शर्माना और बोलना मेरे दिल में गहराई से उतर रहा था। इस वक्त मुझे लगा कि मेरी जिंदगी
अब किसी नए रास्ते पर आ गई है। थोड़ी देर में हम खेत पहुंच गए और काम शुरू किया। धूप वही थी, पसीना हो रहा था, मगर आज मनीषा में कुछ अलग तब्दीली थी। इसके चेहरे पर नई रौनक थी, इसके कदम हल्के लगते थे और वो इतनी लगन और जोश से काम कर रही थी कि मैं बस उसे देखता ही रह गया। मेरे दिल में सवालात आए कि इतने गहरे दुख से गुजरने वाली ये औरत आज इतनी खुश कैसे लग रही है। शायद उसके दिल का बोझ कुछ हल्का हो गया था। काम करते करते हमारी नजरें बार बार एक दूसरे से टकराने लगे। इस ज- इस नजर में अब झलक थी, अपनायत भी थी और कहीं ना कहीं अभरता हुआ प्यार भी। अचानक जब मनीषा घास काट रही थी तो उसने जोर से चलाया और डर के मारे मेरे साथ चिमट गई। मेरी नजर, समझ ना आया क्या हुआ, मेरी नजर जमीन पर गई तो देखा कि वहां एक बड़ा सा सांप आगे बढ़ रहा था। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा, मगर इस लम्हे मेरे दिल पर सांप से ज्यादा मनीषा का एहसास गालिब था। वो मेरी बाहों में समा गई थी, अब वो भी मुझे मजबूती से पकड़े हुए थी। थोड़ी देर बाद सांप आगे निकल गया और मनीषा आहिस्ता आहिस्ता मुझसे अलग हुई। उसने सर झुका लिया, चेहरे पर लाली थी, मगर होंठों पर एक मधुर सी मुस्कुराहट खुल गई थी। इस लम्हे मुझे लगा कि अगर वो सांप वहां ना आया होता तो शायद मुझे उसकी इस मीठी बाहों का एहसास कभी ना होता। मेरे दिल में इस सांप के लिए भी एक अजीब सी शुक्रगुजारी भर आई। थोड़ी देर बाद दोपहर हो गई। आज भी मनीषा अपना टफन लाई थी, मगर इस बार हम दोनों बहुत करीब बैठकर एक ही थाल में प्यार से खाना खाने लगे। हमारी आंखें ज्यादा बातें कर रही थीं। उसके हंसते चेहरे में अब एक अलग सी चमक थी। खाना खाने के बाद हम एक दरख्त के नीचे बैठ गए। ठंडी छांव हल्की हुआ और हमारी कुर्बत सब कुछ किसी ख्वाब जैसा लग रहा था। उसमें दरख्त का सहारा लेकर बैठ गया और मनीषा मेरे हाथ के करीब था। मैंने धड़कते दिल से आहिस्ता उसका हाथ पकड़ लिया। मनीषा ने एक बार मेरी तरफ देखा, मगर हाथ पीछे न खींचा। उसकी आंखों में झलक थी, मगर कोई मुखालफत न थी। लम्हा लम्हा हमारे दरमियान का फासला घटता गया। हम एक दूसरे की तरफ मुड़े और अनजाने में हमारे चेहरों के दरमियान का फासला घटने लगा। इस वक्त हमारी जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल गई। अब हम सिर्फ खेत में काम करने वाले साथी नहीं थे, बल्कि जिंदगी के आशिक और सच्चे हम सफर बन चुके थे। इसी तरह कुछ दिन गुजर गए। लगभग 8-10 दिन तक हम रोज साथ काम करते, साथ खाते, हंसते बोलते और एक दूसरे के ज्यादा करीब आते गए। आखिरकार अनार के बाग की सारी घास मुकम्मल तौर पर साफ हो गई और काम का आखिरी दिन आ पहुंचा। दोपहर को खाना खाने के बाद हम हमेशा की तरह दरख्त के नीचे बैठकर बातें कर रहे थे, मगर आज का दिन अलग था, क्योंकि कल से मनीषा खेत पर नहीं आने वाली थी। मेरा दिल बहुत बेचैन था। हिम्मत जुटा कर मैंने उससे कहा, मनीषा, हम दोनों शादी कर लें। मैं तुझसे सच्चे दिल से प्यार करता हूँ। जिस दिन मैंने तुझे पहली बार देखा, इसी दिन से मेरा दिल तेरा हो गया है। मनीषा की आंखों में आंसू आ गए, मगर चेहरे पर मीठी मुस्कुराहट थी। इसने कहा, मुझे भी तुम पसंद हो, मगर मेरा ये प्यार इसलिए नहीं कि तुमने मुझे पैसे दिए, बल्कि इसलिए है कि तुम वाकई बहुत अच्छे इंसान हो। तुम मेरी फिक्र करते हो, मेरा साथ देते हो। मैं भी तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। इसके अल्फाज सुनकर मेरा दिल खुशी से भर गया। हमने फिर एक दूसरे को गले लगाया। इस शाम मैंने माँ को सब कुछ बता दिया। माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने कहा, मुझे भी मनीषा बहुत पसंद है। ऐसी बहू मिलना तो वाकई सादत की बात है। दूसरे दिन में और माँ मनीषा के घर गई। हमें देखकर वो दरवाजे पर ही चौंक गई। इस माँ उसके पास गईं और बोले, अरुण ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तुम दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार है और तुम साथ जिंदगी गुजारना चाहते हो। मुझे इसमें कोई एतराज नहीं। मनीषा शर्मा गई और
हनस पड़ी। माँ ने हमारे सर पर हाथ रखकर दुआ दी। इस वक्त मुझे लगा कि मेरी जिंदगी अब मुकम्मल हो गई है। कुछ दिनों में हमारी शादी धूमधाम से हो गई। रिश्तेदारों और गांव वालों ने हमें बहुत दुआएं दी। वक्त गुजरता गया, 1 साल गुजर गया और आज मनीषा माँ बनने वाली है। हमारी जिंदगी एक नए फूल की तरह खुल रही है।